हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। स्टूडेंट, 11th अकाउंटेंसी में आज हम प्रश्न बैंक की जो पहली यूनिट है लेखांकन से परिचय, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं और उसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं उसको हम हल करेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमारी जो पहली यूनिट है वो है लेखांकन से परिचय। बच्चों, लेखांकन से परिचय मतलब इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। लेखांकन क्या है, लेखांकन की कौन कौन सी शाखाएं हैं, लेखांकन में सूचनाएं क्या होती है, लेखांकन की प्रक्रिया क्या होती है, लेखांकन में कौन कौन से पारिभाषिक शब्दावली होती है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो हम देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला दिया है कि लेखांकन की शाखाएं कौन कौन सी है। भाई, अकाउंटिंग की ब्रांचेस कौन कौन सी है, मतलब लेखांकन के अंतर्गत और कौन कौन से अकाउंट के कार्य किए जाते हैं। तो एक फाइनेंशियल अकाउंट होता है, वित्तीय लेखांकन, कॉस्ट अकाउंट होता है, लागत लेखांकन, एक मैनेजमेंट अकाउंट होता है। इसका मतलब ये सभी उसकी क्या है, शाखाएं कहलाती है, ब्रांचेस कहलाती है। निम्न में से लेखांकन सूचना की गुणवत्ता का निर्धारक तत्व नहीं है। लेखांकन सूचना, लेखांकन के कार्य से जो इंफॉर्मेशन निकलती है उस इंफॉर्मेशन का उपयोग लोगों के द्वारा किया जाता है। सूचना के आंतरिक उपयोगकर्ता भी होते हैं और बाह्य उपयोगकर्ता भी होते हैं। दोनों प्रकार के लोगों के द्वारा उसका उपयोग किया जाता है। तो ये जो लेखांकन की सूचनाएं होती है उसकी गुणवत्ता का जो निर्धारक तत्व है, तो लेखांकन की सूचनाएं विश्वसनीय होना चाहिए, फिर बोधगम्य होना चाहिए, प्रासंगिक होना चाहिए। अब यहाँ बोला है कि निर्धारक तत्व नहीं है, तो सरल नहीं होना चाहिए। ये उसका निर्धारक तत्व नहीं है। निर्धारक तत्व विश्वसनीय होगी, ये निर्धारक तत्व है। अब ये पूछा है कि नहीं होना चाहिए, मतलब कि सरल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लेखांकन सूचना सरल नहीं होना चाहिए, ये उसका निर्धारक तत्व है। आगे बढ़ेंगे हम। व्यापारी द्वारा अपने ग्राहक को छूट देना कहलाता है। तो व्यापारी के द्वारा अपने ग्राहक को छूट देना क्या कहलाता है, उसे हम बोलते हैं बट्टा या डिस्काउंट। अब डिस्काउंट भी दो प्रकार का होता है, ये भी आप लोगों को मालूम होगा। फिर पुस्तपालन की दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया है, तो लुकास पेसियोली। इटली के वेनिस नगर के जो है लुकास पेसियोली, उनके द्वारा सबसे पहले डबल एंट्री सिस्टम या दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किया गया। आगे बढ़ेंगे। लेखांकन सूचनाओं के आंतरिक उपयोगकर्ता है। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि लेखांकन की जो सूचनाएं होती है उनके दो प्रकार के लोग उपयोग करता है। एक आंतरिक मतलब व्यवसाय के अंदर के लोग, और एक व्यवसाय के बाहर के लोग। अंदर के लोग मतलब व्यापारी खुद, उसका मैनेजर, फिर उसके कर्मचारी, ये सभी उसकी सूचनाओं के उपयोग करता है। तो यहाँ पर आंतरिक उपयोग क्या पूछा गया है, आंतरिक उपयोगकर्ता कौन है। तो जो आंतरिक उपयोगकर्ता मतलब व्यापार के अंदर के लोग। ठीक है, तो संभावित विनियोक्ता, प्रबंधक, लेनदार या सरकार। तो यहाँ पर ये जो प्रबंधक है ये उसका कौन है, आंतरिक उपयोगकर्ता है, मैनेजर। बाकी ये सभी कौन है, विनियोक्ता, पैसा लगाने वाला बाहर का व्यक्ति है, लेनदार जो उधार देने वाला वो भी बाहर का व्यक्ति है, सरकार ये भी बाहर की है। लेखांकन सूचनाओं के बाह्य उपयोगकर्ता नहीं है। बाह्य उपयोगकर्ता नहीं है मतलब अंदर का ही पूछा गया है हमारे से, तो यहाँ पर भी आ जाएगा प्रबंधक ही आएगा। घुमा कर पूछ लिया कि बाह्य उपयोगकर्ता नहीं है मतलब अंदर का व्यक्ति कौन है, तो प्रबंधक ही है। निम्न में से कौन सा लेनदेन वित्तीय प्रकृति का नहीं है, ऐसा पूछा है। वित्तीय प्रकृति का नहीं है मतलब कि व्यापारी के द्वारा जो भी लेन देन किया गया है तो उसमें पैसे का लेन देन नहीं हुआ है। तो उधार संपत्ति खरीदना, नगद संपत्ति खरीदना, स्वामी द्वारा उधार से नगद निकालना, और कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल कर देना। तो कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल कर देना ये कोई वित्तीय व्यवहार नहीं है। भाई, उधार संपत्ति खरीदना, माल तो संपत्ति खरीदी जा रही है, नगद संपत्ति खरीदना, इसमें भी संपत्ति खरीदी जा रही है। स्वामी द्वारा उधार से नगद निकालना मतलब कि उधार लेना, ये सभी वित्तीय प्रकृति है। मतलब कहीं ना कहीं इसका हम मूल्यांकन कर सकते हैं कि कितने रुपए की संपत्ति खरीदी, कितने रुपए का माल खरीदा, या कितने रुपए उधार लिए, तो हम पैसे में उसका बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल कर देना, तो कितने रुपए की हड़ताल करी, ऐसा कोई उसका मूल्यांकन नहीं होता, और इसलिए ये वित्तीय प्रकृति का व्यवहार नहीं है। लेखांकन में लेखा होता है किसका, केवल वित्तीय लेन देनों का। तो यही पहला आंसर आ गया कि केवल वित्तीय लेन देनों का लेखा होता है। निम्न में से कौन सी लेखांकन की शाखा नहीं है, अभी हमने सबसे पहले देखा था। तो वित्तीय लेखांकन ये उसकी शाखा है, लागत लेखांकन ये भी उसकी शाखा है, प्रबंधकीय लेखांकन ये भी उसकी शाखा है। तो क्या बचा, पुस्तपालन, ये उसकी ब्रांच नहीं है। ठीक है, ये लेखांकन की शाखा नहीं है, ये तो लेखांकन का एक हिस्सा है।
नगद बट्टा देय होता है। भाई नगद बट्टा कब दिया जाता है? जो डिस्काउंट होता है दो प्रकार का होता है, एक व्यापारिक और दूसरा नगद। तो व्यापारिक बट्टा सूची मूल्य पर दिया जाता है, पुस्तक में जो प्रिंट वैल्यू होती है उसके ऊपर दिया जाता है। और नगद बट्टा जब उधारी चुकाने आता है व्यक्ति उस समय, किस समय? नगद भुगतान के समय, जब वो नगद भुगतान करने आ रहा है, आपने जब उसको उधार माल बेचा और फिर जब वो नगद भुगतान करने आएगा उस समय आप उसको नगद बट्टा देते हैं। ख्याति किस प्रकार की संपत्ति है? तो ख्याति एक अमूर्त स्थायी संपत्ति है। अमूर्त मतलब दिखाई नहीं देने वाली संपत्ति होती है। धन का वह भाग जो स्वामी द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से विनियोजित किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं पूंजी। पूंजी किसे कहते हैं? तो व्यापारी द्वारा, स्वामी द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से जो पैसा लगाया जाता है वो। जब व्यापार के स्वामी द्वारा निजी प्रयोग हेतु राशि निकाली जाती है उसे हम बोलते हैं आहरण। अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए यदि वो पैसा निकाल रहा है तो उसे हम बोलते हैं आहरण। जिस व्यक्ति से उधार माल क्रय किया जाता है तो उसे क्या कहेंगे? तो वो होगा लेनदार। मतलब आपने किसी से उधार माल खरीदा तो वो आपका लेनदार हो गया। वह व्यक्ति जो लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यापार में पूंजी लगाता है वो मालिक या स्वामी। लाभ कमाने के उद्देश्य से पैसा लगा रहा है स्वामी और उस पैसे को हम बोलते हैं पूंजी। आगे बढ़ेंगे रिक्त स्थानों की तरफ। तो रिक्त स्थान एक ही पेज में आ जाए ऐसा कोशिश करेंगे। नंबर 1 सबसे पहले हमारे सामने दिया है, एक व्यक्ति जिसे फर्म में रुपया देना है। एक व्यक्ति जिसे फर्म में रुपया देना है तो वो होगा देनदार। वो कौन होगा? देनदार, जिसको फर्म में रुपया देना है, मतलब फर्म में लेन देनों को हिसाब की पुस्तकों में दर्ज करना, उसे कहा जाता है अभिलेखन। लेन देनों को हिसाब की पुस्तकों में लिखना उसे हम बोलते हैं अभिलेखन। व्यापार में माल, मुद्रा या सेवा के पारस्परिक आदान प्रदान को खालिस्तान की संज्ञा दी जाती है। तो व्यापार में माल, मुद्रा या सेवा के पारस्परिक आदान प्रदान को हम क्या बोलते हैं? लेन देन। क्या बोलते हैं उसको? लेन देन। व्यापार में जो भी माल लिया जाएगा, दिया जाएगा, जो भी पैसे का लेन देन किया जाएगा सब लेन देन कहलाता है। भवन एक किस प्रकार की संपत्ति है? स्थायी संपत्ति है। संपत्ति का दायित्व पर आधिक्य क्या कहलाता है? संपत्ति का दायित्व पर आधिक्य पूंजी कहलाता है। ये हमारा रेखांकन समीकरण का फॉर्मूला है कि संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी। पुस्तपालन व्यावसायिक खालिस्तान को लिखने की कला है। व्यावसायिक व्यवहारों को, पुस्तपालन व्यावसायिक व्यवहारों को लिखने की क्या है? एक कला है। लेखांकन अवधि 12 महीनों की होती है। लेखांकन अवधि कितनी होती है? 12 महीनों की, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। पुस्तपालन में केवल वित्तीय घटनाओं का लेखा होता है। वित्तीय या फिर मौद्रिक, ये भी हम बोल सकते हैं। खालिस्तान बट्टे का लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता। कौन सा? व्यापारिक बट्टा। ये भी मैं बता चुका हूं, व्यापारिक बट्टे का लेखा पुस्तकों में नहीं होता। बट्टा खालिस्तान प्रकार का होता है दो, एक व्यापारिक और दूसरा नगद। नगद राशि अथवा माल जो स्वामी द्वारा निजी उपयोग हेतु निकाला जाता है उसे बोलते हैं आहरण। फिर व्यक्ति जो व्यापार में लाभ कमाने के उद्देश्य से पूंजी लगाता है उसे हम क्या बोलेंगे? स्वामी। ये ऑब्जेक्टिव में भी आया था। लेखांकन की खालिस्तान शाखाएं होती है तो लागत लेखांकन, ठीक है, फिर प्रबंधकीय लेखांकन, वित्तीय लेखांकन, तो 3 शाखाएं होती हैं। अभी जो हमने पढ़ी वो 3। प्राप्य विपत्र कौन सी संपत्ति है? तो चालू संपत्ति। प्राप्य विपत्र, ठीक है, जैसे आपने उधार माल बेचा, सामने वाले के पास पैसा नहीं है, उसने आपको विपत्र दे दिया, तो ये एक प्रकार की चालू संपत्ति, क्योंकि आप इसको बैंक में जाएंगे भुना लाएंगे। फर्नीचर एक स्थायी संपत्ति है। भाई फर्नीचर आपने एक लंबे समय के लिए खरीदा है तो ये स्थायी संपत्ति हो गया। ये थे हमारे रिक्त स्थान। अब हम चलेंगे सही जोड़ियों की तरफ। तो सही जोड़ियां पहले तो 2 प्रकार की थी, उसको बारी बारी से देखते हैं। ख्याति क्या है? एक अमूर्त संपत्ति है, तो फर्स्ट आ गया। फर्नीचर एक मूर्त संपत्ति है, ये सेकंड आ गया। कार्यशील पूंजी चल संपत्ति में से चालू दायित्व को घटाएंगे तो क्या बचेगी? कार्यशील पूंजी, वर्किंग कैपिटल। स्टॉक मतलब शेष माल, वर्ष के अंत में बिना बिका माल बच जाता है वो स्टॉक कहलाता है। और देनदार, आप उधार माल बेचेंगे तो वो सामने वाला क्या कहलाएगा? देनदार कहलाएगा। चलिए आगे हम अगली सही जोड़ी की तरफ चलेंगे। तो अगली सही जोड़ी हमारी सबसे फर्स्ट है
कि देनदार, अभी आया था देनदार कौन होता है, तो देनदार एक चालू संपत्ति है, लेनदार एक चालू दायित्व है, पेटेंट एक अमूर्त संपत्ति है। पेटेंट मतलब जो अदृश्य संपत्ति है, जैसे आपने मान लो कोई सामान बनाया, एक किसी कोई मशीन बनाई जो अभी तक दुनिया में नहीं है और उसको आपने पेटेंट करा लिया, तो वो आपकी एक क्या हो गई, एक अमूर्त संपत्ति हो गई। भूमि, भूमि कैसी संपत्ति है भैया, एक अचल संपत्ति है, ठीक है। तो चल संपत्ति, चालू दायित्व, मूर्त संपत्ति, सॉरी, तो देनदार यहाँ पर आ जाएगा, फिर से मैं बता देता हूँ। देनदार चल संपत्ति हो गया फर्स्ट, लेनदार चालू दायित्व हो गया, पेटेंट अमूर्त संपत्ति हो गया, भूमि मूर्त संपत्ति हो गई, दिखाई देती है, और लागत लेखांकन लेखाकर्म की एक शाखा हो गई। क्लियर। विक्रय मूल्य में रियायत देना कौन सा बट्टा है, विक्रय मूल्य में रियायत देना एक डिस्काउंट है। वित्तीय लेखांकन लेखांकन की क्या है, एक शाखा है। लुकास पेसियोली दोहरा लेखा प्रणाली के जनक माने जाते हैं। बैंक अधिविकर्ष दीर्घकालीन, बैंक अधिविकर्ष मतलब चालू दायित्व। चालू दायित्व का मतलब कि आपने साल भर के लिए लिया है, भाई चालू दायित्व मतलब जो 12 महीने की अवधि के लिए आपने लोन लिया है, और दीर्घकालीन दायित्व मतलब 2 वर्ष से अधिक या 1 वर्ष से अधिक के लिए आपने लोन लिया है, तो वो कहलाता है दीर्घ ऋण पत्र। ये ऋण पत्र दीर्घकालीन दायित्व में आता है, क्योंकि ऋण पत्र मतलब व्यवसायी के द्वारा जब बैंक कंपनी के द्वारा ऋण लिया जाता है, उसके बदले सामने वाले को एक ऋण पत्र जारी किया जाता है, और ये 15 साल 20 साल के लिए लिया जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारी सही जोड़ी। अब सत्य सत्य पे आ जाएंगे, हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं और एक ही पेज में उसको समाप्त करेंगे, ठीक है। नगद बट्टे का लेखा पुस्तकों में किया जाता है, एकदम राइट। नगद बट्टा शीघ्र भुगतान पाने के उद्देश्य से दिया जाता है, ये भी राइट। नगद बट्टा बीजक में नहीं दर्शाया जाता, तो नगद बट्टा बीजक में नहीं दर्शाया जाता। तो बीजक जब आप उधार माल बेच रहे हो, ठीक है, तो उसमें केवल व्यापारिक बट्टा माइनस करके वो लिखेगा, नगद बट्टा उसमें नहीं दिखाया जाता। सत्य है। बट्टा 2 प्रकार का होता है, ये भी सत्य है। वह व्यक्ति जो उधार माल क्रय करता है उसे लेनदार कहते हैं, गलत है। उधार माल क्रय करने वाला देनदार होता है। फिर वह व्यक्ति जिससे उधार माल खरीदा जाता है वो लेनदार होता है, तो वो गलत हो गया, वो देनदार। किसी लेन देन के संपत्ति में विलेख के रूप में प्रमाण को प्रमाणक कहते हैं, बिल्कुल राइट। आपने किसी लेन देन की संपत्ति में विलेख के रूप में जो प्रमाण लिया है वो प्रमाणक वाउचर कहलाता है। लेखांकन की 3 शाखाएं, एकदम राइट। लागत लेखांकन, प्रबंधकीय लेखांकन, वित्तीय लेखांकन। प्रबंधक लेखांकन सूचना के आंतरिक उपयोगकर्ता होते हैं, ये भी राइट है, अभी हमने ऑब्जेक्टिव में देखा था। निवेशक लेखांकन सूचना के बाह्य उपयोगकर्ता होते हैं, ये भी राइट है। निवेशक मतलब बाहर का व्यक्ति जो व्यापार में पैसा लगाता है। लेनदार लेखांकन सूचना के आंतरिक उपयोगकर्ता होते हैं, गलत है। तो लेनदार मतलब जिसने आपको पैसा उधार दिया है या माल उधार दिया है, तो बाहर का व्यक्ति है। वित्तीय विवरणों में दी गई सूचना आर्थिक लेन देनों पर आधारित होती है, बिल्कुल राइट। आर्थिक मतलब पैसे से रिलेटेड। फर्नीचर, फिर अगला क्या है, लेखांकन व्यावसायिक प्रक्रिया लेन देनों को मौद्रिक रूप में मापती है, बिल्कुल। जो मौद्रिक रूप में नहीं होगा उसका लेखा होगा ही नहीं। फर्नीचर एक चल संपत्ति, गलत। फर्नीचर एक अचल संपत्ति, स्थायी संपत्ति। प्राप्य पत्र एक अचल संपत्ति है, ये भी गलत। क्यों? क्योंकि प्राप्य पत्र एक चल संपत्ति होती है, मतलब चालू संपत्ति होती है। अब एक शब्द में चलेंगे, तो एक शब्द में कितने सारे दिए हैं, बहुत सारे दिए हैं, ठीक है। तो उसको हम 2 भाग में बांट लेंगे, फिर देख लेंगे। पुस्तपालन की दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया? तो लुकास पेसियोली। लुकास पेसियोली के द्वारा उसका आविष्कार किया गया। लेखांकन की कितनी शाखा है? 3। बट्टा कितने प्रकार का होता है? 2। किस बट्टे का लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता? व्यापारिक बट्टे का लेखा। किस बट्टे का लेखा पुस्तकों में किया जाता है? नगद बट्टे का लेखा। व्यवसाय के वार्षिक लाभ अथवा हानि को ज्ञात करने के लिए क्या बनाया जाता है? तो अंतिम खाते बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? अंतिम खाते, जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं। व्यवसाय की वित्तीय स्थिति ज्ञात करने के लिए क्या बनाया जाता है? चिट्ठा। फिर
वह व्यक्ति जिससे उधार माल खरीदा जाता है उसे कहते हैं लेनदार। फिर वह व्यक्ति जो लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यापार में पूंजी लगाता है वो कहलाता है स्वामी। और व्यापारी द्वारा ग्राहकों को छूट देना कहलाता है बट्टा। और बही खाते का संबंध किस प्रकार के व्यवहारों से है? तो मौद्रिक व्यवहारों से है। ठीक, ये हो गए हमारे 11 प्रकार के क्वेश्चन देख लिए। अब हम चलेंगे 12 नंबर पे। सॉरी, वह व्यक्ति जिसे उधार माल बेचा जाता है तो वो कहलाएगा देनदार। स्वामी जब निजी प्रयोग हेतु वस्तु या नगद निकालता है उसे हम बोलते हैं आहरण। संपत्ति का दायित्व पर आधिक्य पूंजी। वित्तीय सूचना के उपयोगकर्ता को दो भागों में बांटा गया है, आंतरिक और बाह्य। एक लेखांकन वर्ष में व्ययों पर आमदनी का आधिक्य क्या कहलाता है? व्ययों पर आमदनी का आधिक्य ये होगा लाभ। और पूंजी को चिट्ठी के किस पक्ष में दिखाया जाता है? दायित्व पक्ष में। ये भी आपको पढ़ाया नहीं गया, फिर भी पूछा है। किसी अवधि के संबंधित आगम से व्यय के आधिक्य को क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे हानि। और किसी लेन देन के समर्थन में विलेख के रूप में प्रमाण कहलाता है। ठीक, तो ये थे हमारे फर्स्ट यूनिट के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हमने देखे। अगली यूनिट के लिए अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।